गुड मॉर्निंग गाइस। मेरा नाम है अभिषेक एंड वेलकम टू माय चैनल लर्निंग वर्ड्स। तो कल हमने पढ़ा था परसेंटेज के बारे में। मैथ्स का पहला चैप्टर हमने उठाया था और उसके बेसिक इंट्रोडक्शन हमने कवर की थी। आज मैं एक नया सब्जेक्ट उठाने वाला हूँ जिसका नाम है फिजिक्स। ये जनरल साइंस के अंदर आता है और जितने भी स्टूडेंट हैं जो आरआरबी टेक्नीशियन का एग्ज़ाम देने वाले हैं, एएलपी का एग्ज़ाम देने वाले हैं या फिर एएलपी एग्ज़ाम देने वाले हैं, एनटीपीसी देने वाले हैं, ग्रुप डी देने वाले हैं, उनमें जो फिजिक्स आती है, उनमें जो फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स आते हैं, छोटे छोटे पॉइंट्स आते हैं, वो मैं सब इस वीडियो में कवर करूंगा। इस पूरी जब मैं फिजिक्स की हमारी जो जर्नी होगी जिसमें हम पूरा फिजिक्स को कवर करेंगे, ये आपके लिए बेनिफिशियल होगी हर एक रेलवे के एग्जाम के लिए जिसमें फिजिक्स पूरी डेप्थ में पूछी जाती है। तो मैं आपकी पूरी फिजिक्स कवर करूंगा एंड उसके साथ न्यूमेरिकल्स भी होंगे। जो जो न्यूमेरिकल्स अब तक एएलपी में, टेक्नीशियन में, आरआरबी के कोई भी एग्जाम में आए हुए हैं वो मैं यहाँ पे कवर करूंगा। साथ में कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दूंगा ताकि आप उसकी प्रैक्टिस कर पाओ। तो आज मैं हम जो स्टार्ट करने वाले हैं उस चैप्टर का नाम है, आज जो हम कवर करने वाले हैं उस चैप्टर का नाम है हीट। सॉरी फॉर द बैड हैंड राइटिंग। मैंने इसके लिए क्या कर रखा है, ये नोट्स भी बना रखे हैं मैंने इसके लिए ताकि आपको पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो। और इन्हें मैं समझाऊंगा, पहले मैं इन्हें समझाऊंगा उसके बाद आपको नोट्स दे दूंगा ताकि आप इसका तो स्क्रीनशॉट ले सकें बड़ी स्क्रीन करके। ओके। हीट के, टेम्परेचर के एंड टेम्परेचर स्केल्स के आज हम ये 3 टॉपिक कवर करेंगे। और जो हीट के लिए है, हमने जो चैप्टर है पूरा इसे हमने 3 पार्ट में कन्वर्ट किया है। पहला जो चैप्टर है उसे हम हीट से रिलेटेड पढ़ेंगे। दूसरा चैप्टर जो हम थर्मोडायनेमिक्स से पढ़ेंगे, थर्मोडायनेमिक्स। एंड जो तीसरा चैप्टर है उसे हम फ्लूइड से लेकर पढ़ेंगे। फ्लूइड जैसे प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड हो गया, प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड हो गया, प्रेशर के बारे में हो गया। इसमें बहुत सारे लॉज होते हैं, बर्नौलीज लॉज हो गया। ठीक है। तो आज हम हीट के बारे में पढ़ेंगे। हीट में क्या होगा, हीट के बारे में पढ़ेंगे जिसमें हम इसकी इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, इसके मटेरियल्स, कंडक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे, इंसुलेटर्स, टेम्परेचर स्केल्स, इन सब के बारे में आज हम कवर करेंगे। और अगर टाइम बचता है, मैं ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं लूंगा, आज करीब 1 आवर्स का वीडियो बनाएंगे। तो अगर टाइम बचता है तो मैं थोड़े बहुत इसके न्यूमेरिकल्स भी डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो लेट्स बैक टू टॉपिक। तो हम अपना पहला टॉपिक शुरू कर रहे हैं, हीट। सो जैसे कि मैंने नोट्स में लिखा है, क्या लिखा है, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूस द सेंसेशन ऑफ वार्म, which produce the sensation of warm. It is responsible, here we go. Heat is a form of energy which produce the sensation of warm. It is responsible for the change in thermal condition of the body. That means हीट की डेफिनेशन देखो, हीट की डेफिनेशन कोई नहीं बताता। हीट की डेफिनेशन में सिर्फ ये कह देते हैं कि हीट एनर्जी होती है जिससे हमें हमारी बॉडी को वार्म फील होता है। ठीक है, उसे हम हीट कह देते हैं। लेकिन हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, ये करेक्ट डेफिनेशन बनती है। ठीक है। एसआई यूनिट ऑफ हीट क्या होती है, जूल। और सीजीएस यूनिट क्या होती है, कैलोरी। मैंने बहुत सारे रेलवे के, आरआरबी के एग्जाम में, रेलवे के एग्जाम में मैंने देखा है कि एसआई यूनिट काफी ज्यादा आती है। बहुत सारी चीजों की एसआई यूनिट पूछी जाती है। जैसे यहाँ पे एसआई यूनिट ऑफ हीट पूछी गई है जिसका होता है जूल। और आप एक चीज का ध्यान रखें, जो मैंने यहाँ पे लिखा है 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.2 जूल। ठीक है, ये हम आगे जाके न्यूमेरिकल्स में यूज करने वाले हैं। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखना कि 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.2 जूल। इस चीज का हमेशा ध्यान रखना। ठीक है। और 4.2 जूल ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। आप सब जानते हैं कि जैसे आज का टाइम चल रहा है, हम रिन्यूएबल्स, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी की बात करते हैं। ठीक है। तो रिन्यूएबल एनर्जी कौन सी होती है, जैसे हीट। हीट हमारे लिए रिन्यूएबल एनर्जी है। ठीक है। हीट क्या है, रिन्यूएबल एनर्जी है। क्यों, हम हीट को यूज कर सकते हैं डिफरेंट काम के लिए। ठीक है। क्योंकि हीट क्या करती है, हीट विच व्हेन ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर कैन चेंज इनटू मैकेनिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिक एनर्जी, और दोनों का हम यूज करते हैं। ठीक है।
तो अब ये देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए मैंने जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस चीज में मैंने उसे ऑरेंज से हाईलाइट कर रखा है। जैसे हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर थ्रू एक्चुअल मोशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स। जैसे हमारे पास मॉलिक्यूल्स हैं, इनके पास हाई टेम्परेचर है, और ये हमारे पास कुछ मॉलिक्यूल्स हैं, इनके पास लो टेम्परेचर है। तो क्या होगा अगर ये सारे ज्वाइन है ऐसे करके, ठीक है, तो ये क्या करते हैं, मॉलिक्यूल्स का मोशन होता है तब जाके हीट ट्रांसफर होती है। ठीक है, हीट क्या होता है, हीट ट्रांसफर होती है, मोशन से हीट ट्रांसफर होती है। ठीक है, एक्चुअल मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। एक क्वेश्चन जो मुझे एएलपी में मिला था कि एसआई यूनिट ऑफ क्या होती है, थर्म। ठीक है, हमने पढ़ा था ना थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनामिक्स, इसे याद करने का एक तरीका होता है। जैसे थर्मोडायनामिक्स का मतलब क्या होता है कि हम हमेशा किसके बारे में पढ़ रहे हैं, हीट के बारे में पढ़ रहे हैं। तो हीट के बारे में पढ़ रहे हैं तो उसमें क्या आता है, थर्म। थर्म टर्म आती है ना, डायनेमिक्स प्लस थर्म, थर्म आती है। तो उससे आप याद रख सकते हैं कि एसआई यूनिट ऑफ हीट क्या होती है, थर्म। ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स का थर्म। इससे आप थोड़ा सा हिंट ले सकते हैं कि हाँ, अगर आपको यूनिट ये याद नहीं हो रही तो आप उससे याद कर सकते हैं कि थर्मोडायनेमिक्स का थर्म जो होता है वो उसकी एसआई यूनिट भी होती है। तो हमने हीट की 3 एसआई यूनिट देखी हैं। कौन कौन सी, पहली देखी है हमने जूल, दूसरी देखी हमने कैलोरी, और तीसरी देखी हमने थर्म। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं। आगे आता है क्या, कंडक्टर ऑफ हीट, कंडक्टर एंड इंसुलेटर ऑफ हीट। ठीक है, आगे चलते हैं। ओके, ये हमारा कंडक्टर और इंसुलेटर ऑफ हीट। अब देखिए, हमारे पास दो चीज होती हैं, या तो कोई हीट को ट्रांसफर करता है या फिर नहीं करता, बस इनके अलावा तो कुछ और होगा नहीं। ठीक है, हम बात करते हैं कंडक्टर्स की। कंडक्टर्स क्या होते हैं, कंडक्टर्स वो होते हैं मटेरियल्स दैट अलाउ हीट टू पास इजिली आर नोन एज कंडक्टर्स। ठीक है, आपने उसमें भी पढ़ा होगा, अगर आपने कभी फिजिक्स पढ़ी है तो आपने इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ा होगा। इलेक्ट्रिसिटी के बारे में भी पढ़ा होगा कि इलेक्ट्रिसिटी में भी क्या होता है, कंडक्टर्स होते हैं और इंसुलेटर्स होते हैं। कंडक्टर्स होते हैं और क्या होते हैं, इंसुलेटर्स। तो मटेरियल दैट अलाउ टू हीट पास इजिली आर नोन एज कंडक्टर। जो मटेरियल जो मटेरियल हमारा हीट को इजिली पास होने दे, इजिली पास होने दे, उसे क्या कहते हैं, कंडक्टर। एंड दे हैव आल्सो अ गुड प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन ड्यू टू विच दे आर ऑल्सो अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मैंने कहा ना आपसे कि इलेक्ट्रिसिटी में भी दो चीज होती हैं, क्या होता है, कंडक्टर होते हैं, इंसुलेटर्स होते हैं। कंडक्टर होते हैं जो पास करते हैं, इंसुलेटर होते हैं जो पास नहीं करते इलेक्ट्रिसिटी को। तो हम इसकी डेफिनेशन दोनों एक साथ देख सकते हैं, कैसे कि कंडक्टर जो होते हैं वो हीट को अलाउ करते हैं पास होने के लिए, और यही कंडक्टर्स वही कंडक्टर है जिसमें इलेक्ट्रॉन का प्रेजेंस होता है। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज बताता हूं कि जब तक इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, कौन से इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हमारे मटेरियल में नहीं होंगे, जब तक फ्री इलेक्ट्रॉन्स हमारे मटेरियल में नहीं होंगे तब तक इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, हमारा कार्बन होता है, ठीक है, कार्बन होता है। कार्बन के जो दो हमारे सब मटेरियल होते हैं जिसे हम कहते हैं क्या, एक होता है ग्रेफाइट, एक होता है डायमंड। ये दोनों क्या है कार्बन के, इन्हें कहते हैं दोनों को एलोट्रोप्स। क्या कहते हैं, एलोट्रोप्स। अब जो ग्रेफाइट होता है इसके पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन, एक फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन डायमंड के पास कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता, जिसकी वजह से हमारे पास सिर्फ एक नॉन मेटल ग्रेफाइट ही ऐसा है जो इलेक्ट्रिसिटी एज अ कंडक्टर बिहेव करता है, एज अ कंडक्टर बिहेव करता है। ठीक है, कौन सा, ग्रेफाइट। डायमंड नहीं करता। ठीक है, डायमंड नहीं करता, सिर्फ एक ग्रेफाइट ही होता है, और वो भी नॉन मेटल होता है। क्या होता है, नॉन मेटल। आपने मेटल में तो देखा होगा कि मेटल जो होते हैं, देखो लिखा ना, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। ठीक है, लेकिन जो हमारा नॉन मेटल है ग्रेफाइट, वो भी एक कंडक्टर होता है किसका, हीट का। ठीक है, तो मेटल्स तो होते ही हैं, लेकिन आपसे नॉन मेटल में कोई पूछने लगे तो वो बताएंगे ग्रेफाइट। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट देखिए, ये बहुत इंपोर्टेंट लाइन है, ये वाली जो लाइन लिखी हुई है मैंने, ये कौन से एग्जाम में आई थी, ये एग्जाम पे आई थी एसएससी के, ये एसएससी के एग्जाम में आई थी सीएचएसएल में। ठीक है, ये क्या है, इसमें लिखा है माइका इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट बट बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी।
ठीक है, इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। क्या ध्यान रखना है कि जो माइका है, माइका, जो माइका होता है, ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन में एसएससी सीजीएसएल के क्वेश्चन में ये ऐसे पूछा गया था कि विच मटेरियल इज गुड कंडक्टर ऑफ हीट बट बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो उसका आंसर क्या था? उसका आंसर था माइका। क्या आंसर था? माइका। तो मैंने अभी तक आपको क्या पढ़ाया? मैंने कहा कि जितने भी मेटल्स होते हैं, जो भी कंडक्टर्स होते हैं, वो अच्छे होते हैं हीट के लिए भी और अच्छे होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के लिए भी, लेकिन सिर्फ एक माइका ही ऐसा है कि जो गुड कंडक्टर है हीट का बट बैड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। इस चीज को आप ध्यान रखना, इस चीज को आप याद करना कि माइका सिर्फ एक ऐसा है जो गुड कंडक्टर है हीट का लेकिन बैड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। अब देखिए, एक कंडक्टिविटी सीरीज आती है। क्या आती है? कंडक्टिविटी सीरीज। और इस पे बहुत क्वेश्चन बनते हैं, कंडक्टिविटी सीरीज, कि कौन सा सबसे अच्छा कंडक्टर है, कौन सा सबसे बेकार कंडक्टर है। तो इस पे कंडक्टिविटी सीरीज बनती है जिसपे हम लिख सकते हैं कि सबसे अच्छा कंडक्टर जो होता है वो कौन सा होता है? वो होता है सिल्वर। फिर कौन सा होता है? फिर होता है कॉपर। फिर कौन सा होता है? एल्यूमिनियम। फिर कौन सा होता है? स्टील। ठीक है, तो ये सारे क्या होते हैं? ये कंडक्टर सीरीज है, मतलब ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है। ठीक है, क्या कौन सा ऑर्डर है? डिक्रीजिंग। सिल्वर सबसे अच्छा है, कॉपर, उसके बाद एल्यूमिनियम, फिर सबसे स्टील। ठीक है, तो आप इस सीरीज को ऐसे ही याद करेंगे क्योंकि ये एग्जाम में काफी ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, ये पूछा गया था एसएससी के, यही एग्जाम में सीजीएल में पूछा गया था। ठीक है, आजकल आपको पता है कि जीएस का जो लेवल है सीजीएल का, वो काफी अच्छा आता है। पहले की तरह नहीं है कि हम पहले 10-11 क्वेश्चन करके आ जाते थे 25 आउट ऑफ 25 में से, और हो जाता था, लेकिन अब नहीं, अब बच्चे 17 से 18 क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, तो हमें जीएस का लेवल भी अच्छा करना होगा। ठीक है, तो कंडक्टिविटी सीरीज को हम याद रखें, क्या? सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम एंड स्टील। ठीक है, आगे चलते हैं। ओके, अब बात कर लेते हैं किसकी? इंसुलेटर्स की। इंसुलेटर क्या होते हैं? अब देखो, अगर कंडक्टर वो हैं कि जो हीट फ्लो में अच्छे होते हैं और जो इलेक्ट्रिसिटी में अच्छे होते हैं, तो इंसुलेटर जस्ट इसके अपोजिट होते हैं। मटेरियल्स दैट डू नॉट अलाउ हीट टू पास आर नोन एज नॉन कंडक्टर ऑफ हीट। नॉन कंडक्टर हो गया, नॉन कंडक्टर बोल लो, या फिर क्या बोल सकते हैं? इंसुलेटर। क्या बोल सकते हैं? इंसुलेटर। एंड दे आल्सो ऑफर्स अ हाई रेसिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जैसे वहां पे हमने देखा था कि जो मेटल्स होते हैं, हमने देखा था जो मेटल्स होते हैं वो गुड कंडक्टर होते हैं ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, एक्सेप्ट माइका। एक्सेप्ट माइका। लेकिन जो हमारे इंसुलेटर्स होते हैं, इंसुलेटर्स क्या होते हैं? वो बैड कंडक्टर होते हैं ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये मैंने नोट्स में लिखा हुआ है, अगर आपको थोड़ा समझ ना आ रहा हो तो मैंने नोट्स में लिखा हुआ है। Materials that do not allow to heat pass are known as non-conductor of heat and they are also offers a high resistance of electricity। मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल दिए हुए हैं। एग्जाम्पल काफी बार एग्जाम में पूछे गए हैं, जैसे वुड होता है, सिरेमिक होता है, ग्लास, पेपर, वाटर, रबर, बेकेलाइट। बेकेलाइट आपने काफी जगह घर में देखा होगा, एस्बेस्टोस, माइका, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड सल्फर। ठीक है, देखा आ गया ना माइका यहाँ पे एग्जाम्पल में। नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, सल्फर हो गया। देखो, इनसे भी क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं। ठीक है, आपको ये उसमें दे देगा, जैसे मैं बताता हूं, एग्जाम में मिल जाएगा कि विच इज इंसुलेटर्स फॉर हीट। ठीक है, आपको काफी सारी गैसेस के नाम दे देगा, आपको दे देगा ऑक्सीजन दे देगा,
नाइट्रोजन दे देगा, ठीक है, ऐसे करके काफी सारी गैसेस के नाम दे देगा और आपको देखना होगा कौन सा है। तो इसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड सल्फर। ठीक है, आगे चलते हैं। ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो रिपीटेड है, जो रिपीटेड है, ठीक है, ये बार बार आते हैं, बार बार आते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारे जो मेटल पोर्ट्स होता है, मेटल पोर्ट क्या होता है, लोहे के जो सामान होते हैं, उनका जो हैंडल होता है वो वुड का बना होता है। क्यों बना होता है? क्योंकि जब हम उसे गर्म करते हैं, कोई चीज़ जैसे दूध गर्म कर रहे हैं, चाय बना रहे हैं, तो अगर उनके भी मेटल्स, उनका भी जो लोहा, वो जो हैंडल होता है, अगर वो भी लोहे का बना होगा तो उसमें तो हमारा मेटल का हो गया। अगर मेटल क्या होता है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं, तो अगर वो भी मेटल का बना हो गया, वो भी लोहे का बना हो गया, तो उससे हीट पास होगी, और हीट पास होगी तो हम उसे पकड़ नहीं पाएंगे। तो उसके लिए क्या होता है, हम उसके जो हैंडल्स होते हैं वो किस चीज़ के बनाते हैं, वुडन हैंडल के बनाते हैं, बिकॉज दे आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट। ठीक है, और ये क्वेश्चन आया हुआ था, ये भी क्वेश्चन किसका है, ये है एलपी का क्वेश्चन। किसका क्वेश्चन है, एएलपी का। ठीक है, आगे देखते हैं मड हाउसेस। हम मड हाउसेस की बात कर लेते हैं, ये भी बहुत बार आया हुआ है। मड हाउसेस आर कूलर इन समर एंड वार्मर इन विंटर एज कंपेयर टू ब्रिक बिकॉज मड इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट। ठीक है, क्या होती है, मड इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट। आइस, आइस आपने देखा होगा पैक होके आती है सॉ डस्ट में, किसमें, सॉ डस्ट में, बिकॉज सॉ डस्ट इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने पहली बार नाम सुना होगा किसका, सॉ डस्ट का। ठीक है, आपने पहली बार नाम सुना होगा किसका, सॉ डस्ट का। और ये वाला जो क्वेश्चन है, सॉ डस्ट वाला जो क्वेश्चन था, ये आया हुआ था आरआरबी के टेक्नीशियन में पिछली बार। ठीक है, इसमें आया हुआ था आरआरबी के टेक्नीशियन वाले पेपर में। ठीक है, आगे देखते हैं मेलामाइन। मेलामाइन इज अ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, इट रेसिस्ट फायर एंड आल्सो अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट। ये बहुत बार आ चुका है, ये चारों क्वेश्चन जो है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कौन कौन से हैं, मेटल पोर्ट के जो हैंडल होता है वुडन का क्यों होता है, मड हाउसेज में क्या मतलब गुड कंडक्टर है बैड कंडक्टर है, आइस पैक किसमें, सोडस्ट में आता है, और ये मेलामाइन जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, ये रेसिस्ट करती है फायर एंड बैड कंडक्टर ऑफ हीट। ठीक है, इस चीज का याद रखना। अब हम आगे चलते हैं किस पे, अगला जो टॉपिक होगा वो हमारा क्या होगा, अगला टॉपिक है हमारा टेम्परेचर। ठीक है, ओके, देखो, हमें पता है कि जो हमें जब बुखार वगैरह होता है तो हम क्या करते हैं, हम टेम्परेचर मेजर करते हैं कि हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो क्या है, करते। तो यही होता है, टेम्परेचर क्या होता है, टेम्परेचर is a quantity that express the degree of hotness या coldness of a body। ठीक है, द फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर इज ड्यू टू देयर टेम्परेचर डिफरेंस। ठीक है, देखो, अगर सपोज करो मेरे पास एक लिक्विड है, लिक्विड ए है, मेरे पास एक लिक्विड ए है जो कोल्ड है, और एक लिक्विड बी है जो वार्म है। अगर मैं इन दोनों को मिला दूं, तो अब मुझे ये बताइए कि इसका लिक्विड का जो लिक्विड सी होगा, जिसमें मैंने इन दोनों को मिला दिया ए प्लस बी को, उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर या घटेगा। अब देखो, अगर कोई चीज कोल्ड है और ये दूसरी चीज वार्म है, तो लिक्विड क्या होगा, लिक्विड बी क्या होगा, जो हीट होती है ना, वो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ फ्लो करती है। ठीक है, मैं इसमें समझा देता हूं आपको। देखिए, मैंने क्या कहा था, लिक्विड ए जो है मेरे पास, जैसे लिक्विड है, लिक्विड ए एंड लिक्विड बी। लिक्विड ए में क्या है, लिक्विड ए में कोल्ड है, कोल्ड वाटर है, जिसका टेम्परेचर है कम। यहां पे वार्म वाटर है, इसका टेम्परेचर है ज्यादा। तो आपने देखा होगा जब आप नहाने के लिए जाते हैं तो आप कोल्ड वाटर वार्म वाटर को एक साथ चलाते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, हम क्या करते हैं, टेम्परेचर को सर्दियों में ज्यादा करने की कोशिश करते हैं ताकि हम आराम से नहा सकें। ठीक है, तो हीट क्या करती है, हीट फ्लो होती है कहां से कहां तक, फ्रॉम हाई टेम्परेचर टूवर्ड्स
लो टेम्परेचर। ठीक है, आप ये स्टेटमेंट को हमेशा याद रखना कि जो हीट होती है वो फ्लो करती है फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। ठीक है, जिसकी वजह से इस मिक्सचर का जो टेम्परेचर होगा वो क्या होगा, वो इंक्रीज होगा। ठीक है, यहां पे भी यही लिखा है, क्या लिखा है कि टेम्परेचर इज अ क्वांटिटी दैट एक्सप्रेस द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी। द फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर इज ड्यू टू देयर टेम्परेचर डिफरेंस। जब तक उनके बीच में कोई डिफरेंस नहीं होगा, दोनों टेम्परेचर के, लिक्विड ए और लिक्विड बी के, अगर वो दोनों सेम टेम्परेचर पे, तो कोई डिफरेंस, कोई हीट का ट्रांसफर होगा ही नहीं। लेकिन अगर उनके बीच में टेम्परेचर डिफरेंस है, एक कम टेम्परेचर पे एक ज्यादा टेम्परेचर पे है, तो हमेशा ज्यादा वाला कम की तरफ जाएगा, हमेशा हॉटनेस जो है वो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ जाएगी। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं किसकी, मेजर ऑफ टेम्परेचर्स की। देखो टेम्परेचर मेजर करने के लिए ना, एक सबको पता है, सबके घर में होता है ये चीज, द डिवाइस जो यूज किया जाता है, कॉमनली जो यूज किया जाता है उसे कहते हैं थर्मोमीटर। क्या कहते हैं, थर्मोमीटर। अब ये तो सबको पता होगा, थर्मोमीटर। ठीक है, सभी से याद भी रखते हैं कि हाँ एक चीज होती है थर्मोमीटर की तरह, लेकिन कोई इस चीज को याद नहीं रखता। और ये काफी बार क्वेश्चन आ चुका है कि जो थर्मोमीटर है, ठीक है, उसका आविष्कार किसने किया था, उसकी, या फिर उसे बनाया किसने था, उसे बनाया था गैलीलियो ने। ये क्वेश्चन मैंने बहुत सारे मॉक में नोटिस किया है। किसने किसने बनाया था, गैलीलियो ने। ही फाउंड, और उन्होंने ये भी कहा था, ही फाउंड दैट द गैसेस आर एक्सपेंड ऑन हीटिंग। अब मैं आपको इस लाइन का मतलब समझाता हूं। ठीक है, देखो मैंने बताया कि व्हेन वी इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ अ गैस, देन इट एक्सपेंड एंड इट बिकम लाइट। अब देखो, हमने एक चीज नोटिस करी, जो चीज लाइट होती है ना, जो चीज लाइट होती है, जैसे मतलब अभी मैंने बात की गैस की, अगर वो गैस को हमने उसका टेम्परेचर बढ़ा दिया, जिसकी वजह से वो एक्सपेंड होने लगी, और एक्सपेंड की वजह से वो क्या होता है, उसका जो वेट होता है वो लाइट हो जाता है, तो जो गैस होती है ना वो ऊपर जाने लगती है। ठीक है, आपने नोटिस किया होगा कि जो भारी गैस होती है वो तो नीचे बैठी रहती है, और जो हल्की गैस होती है वो ऊपर जाने लगती है। ठीक है, यही होता है, यही प्रोसेस होता है हमेशा। ठीक है, तो ये बात किसने कही थी, ये बात कही थी गलीलियो ने। ठीक है, उन्होंने क्या कहा था कि जब हम गैस को हाई टेम्परेचर पे रखते हैं तो वो क्या करती है, वो एक्सपेंड करती है। ठीक है, एक्सपेंड करती है और वो ऊपर उठ जाती है, ऊपर चली जाती है। ठीक है, और जब वो ऊपर जाएगी तो वहां पे एरिया खाली हो जाएगा। ठीक है, तो फिर जो भारी होगी वो उसकी जगह पे आ जाएगी, हल्की ऊपर जाती रहेगी, भारी उसकी जगह पाते रहेगी, हल्की ऊपर जाएगी, उसको भारी उसकी जगह पाते रहेगी। ठीक है, क्योंकि जो भारी गैस होती है वो नीचे बैठ जाती है। ठीक है, आप उसे ऐसे याद कर सकते हैं कि जो भारी चीज होती है वो हमेशा नीचे ही बैठती है। ठीक है, और जो हल्की होती है वो ऊपर उठ जाती है। ठीक है, अब हम आगे बात कर लेते हैं। ठीक है, अब ये वाला जो स्टेटमेंट है, ये देखा था मैंने एसएससी में। अ गैस thermometer is more sensitive than a liquid thermometer because a gas does not change state easily because gas have a large coefficient of expansion। ठीक है, इसका मतलब क्या है, देखिए, अगर हम थोड़ी सी भी हीट देते हैं ना, ठीक है, अगर हम थोड़ी सी भी हीट देते हैं तो गैस क्या होता है, गैस एक्सपेंड हो जाती है, गैस एक्सपेंड होने लगती है। ठीक है, और इसी वजह से गैस क्या होती है, सेंसिटिव होती है। ठीक है, उस पे जो मेजरमेंट आती है ना, मेजरमेंट वो ज्यादा अच्छी होती है। ठीक है, मेजरमेंट क्या होती है, ज्यादा अच्छी होती है। ठीक है, एज कंपेयर टू लिक्विड थर्मामीटर। ठीक है, और उसका रीजन पूछा गया था एग्जाम में, सिर्फ ये स्टेटमेंट दे दी थी, अ गैस थर्मामीटर इज मोर सेंसिटिव देन अ लिक्विड थर्मामीटर बिकॉज अ गैस डज नॉट चेंज स्टेट इजिली बिकॉज, बिकॉज के आगे फिर आपको चार ऑप्शन मिले थे, तो उसमें ऑप्शन था गैस हैव अ लार्ज कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन। ठीक है, आगे चलते हैं। ये वाला क्वेश्चन आया था रेलवे में, क्या था, अल्कोहल इज वन ऑफ द लिक्विड विच इज यूज इन लिक्विड इन ग्लास थर्मामीटर बिकॉज अल्कोहल वाज लोवेस्ट फ्रीजिंग पॉइंट। देखो, आपने एक चीज तो की होगी, जो जो देश होते हैं उनमें जो नॉर्दर्न देश, मतलब नॉर्दर्न कंट्री जो होते हैं, फिर बिल्कुल सदर्न कंट्रीज जो होते हैं, जैसे नॉर्दर्न कंट्री की बात करूं मैं, फिनलैंड की बात कर लेते हैं। ठीक है, स्वीडन की बात कर लेते हैं। ठीक है, इनमें क्या होता है, यहाँ पे बहुत कम टेम्परेचर होता है, मतलब -30,
ठीक है, -20, यहाँ पे टेम्परेचर ऐसे ही रहता है, बिल्कुल बहुत कम नीचे रहता है। ठीक है, जिसकी वजह से उनकी जो कार्स होती हैं, ठीक है, वो कार्स चला ही नहीं पाते क्योंकि कार जम जाती है बर्फ में। तो उसे चलाने के लिए जो वो यूज करते हैं, ठीक है, हम कहते हैं ना कि हम उसकी जगह क्या यूज करते हैं, एक अल्कोहल यूज कर लेते हैं। ठीक है, मुझे उसका भी नाम याद नहीं आ रहा, तो वो उसे मिक्स कर लेता है पेट्रोल के साथ। ठीक है, तो अल्कोहल क्या होता है, उसका लोएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट होता है। ठीक है, वो फ्रीज नहीं होता। ठीक है, उसका फ्रीजिंग पॉइंट बहुत कम होता है। ठीक है, जिसकी वजह से वो फ्रीज नहीं होता। ठीक है, तो हम उसका यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो इसलिए इन्होंने कहा है कि अल्कोहल इज वन ऑफ द लिक्विड विच इज यूज इन लिक्विड एंड ग्लास थर्मोमीटर बिकॉज अल्कोहल हैज लोवेस्ट फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, वो जमता नहीं है। और हम तो अपने में क्या यूज करते हैं, जो हमारा थर्मोमीटर कॉमनली हम यूज करते हैं उसमें यूज होता है मर्क्यूरी। ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। मर्क्यूरी इज अ थर्मोमैटिक सब्सटेंस कॉमनली बिकॉज इट इज हाई कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इतनी बार आ चुका है एग्जाम में कि हम थर्मोमीटर जो होता है हमारा, जो हम घर में यूज करते हैं थर्मोमीटर, जो ग्लास थर्मोमीटर होता है उसमें क्या यूज करते हैं, मर्क्यूरी। क्या यूज करते हैं, मर्क्यूरी। ठीक है, आगे चलते हैं। ये तो हमारा हो गया यहाँ पे पूरा। ठीक है, अब ये जो क्वेश्चंस हैं इन दोनों को आप याद रखना है। ठीक है, ये जो मैंने अभी आपको क्वेश्चन कराए हैं दोनों, जैसे इसमें लिखवाया है अल्कोहल के बारे में, मरकरी के बारे में, ये तो मैंने आपको अभी स्टेटमेंट की तरह बता दी। लेकिन जब ये क्वेश्चंस की तरह आएंगे ना, तो आपको बिल्कुल ही रटे होने चाहिए कि आप एकदम ऑप्शंस पे जाएं और ऑप्शन में आपको ये दिखे कि भाई अल्कोहल इज वन ऑफ द लिक्विड विच इन लिक्विड ग्लास थर्मामीटर बिकॉज अल्कोहल हैज लोएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, आपको डायरेक्ट यही दिखना चाहिए। ठीक है, ताकि आप एकदम स्टेटमेंट आपको क्लिक कर जाए। मैं ये वाले क्वेश्चन कराऊंगा जिसमें ऐसे ऐसे क्वेश्चन बना के लेके आऊंगा ताकि आपको जो स्टेटमेंट आपने याद करी है, आप क्वेश्चन की हेल्प से उसे मेमोराइज भी कर सकें। देखो, जब कोई चीज़ आप स्टेटमेंट में पढ़ते हैं तो आप एक बार को हो सकता है भूल जाए। ठीक है, लेकिन आप कोई चीज़ अगर क्वेश्चन की हेल्प से पढ़ते हैं तो वो आपको हमेशा याद रहती है। ठीक है, क्योंकि आपको क्लिक कर जाती है कि हाँ मैंने कुछ ऐसा पढ़ा हुआ है। लेकिन स्टेटमेंट की जो चीज़ें होती हैं वो कभी कभी ऐसा होता है कि आप भूल जाते हैं। ठीक है, आगे हम पढ़ लेते हैं किसके बारे में, टेम्परेचर स्केल्स के बारे में। ठीक है, ओके। टेम्परेचर स्केल से देखो, अब हमने ये तो देख लिया कि टेम्परेचर होता क्या है। हमने देख लिया टेम्परेचर होता क्या है, लेकिन उस टेम्परेचर को मेजर करने के लिए हमने देखा थर्मोमीटर भी होता है। क्या होता है, थर्मोमीटर भी होता है। ठीक है, लेकिन इस थर्मोमीटर के अलावा 4 स्केल और होते हैं। ठीक है, जिसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे ये होता है टू मेजर टेम्परेचर, टू फिक्स पॉइंट आर टेकन। अब मुझे एक बात बताइए, जब हम किसी का टेम्परेचर मेजर करते हैं मेजर करते हैं ठीक है, तो 2 पॉइंट तो होंगे। एक तो फ्रीजिंग पॉइंट होगा, सबसे नीचे का पॉइंट। ठीक है, एक तो फ्रीजिंग पॉइंट होगा, जस्ट मिनट में हटाया था। एक तो फ्रीजिंग पॉइंट होगा और दूसरा क्या होगा, स्टीम पॉइंट। ठीक है, मतलब एक तो होगा लोएस्ट पॉइंट और एक हो हाईएस्ट पॉइंट। इसके बीच में तो हम मेजर करेंगे ना। तो ऐसे टेम्परेचर में होता है, जो टेम्परेचर स्केल्स होते हैं उसमें फिक्स पॉइंट होते हैं। एक में लेते हैं, वन ऑफ देम इज फ्रीजिंग पॉइंट, जिसे हम आइस पॉइंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, आइस पॉइंट। और दूसरा जो होता है उसे कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट या फिर कहते हैं स्टीम पॉइंट। ठीक है, जैसे मैं अब आपकी बात कर लेते हैं, जैसे ये हमारे पास एक थर्मोमीटर है। ठीक है, यहां पे हम क्या लेंगे, फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, और यहां पे क्या लेंगे हम, स्टीम पॉइंट। ठीक है, अब जरा देख लेते हैं। देखो, आगे चलते हैं। अब एक डिफरेंस जो हर बार आता है और बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूज रहते हैं, बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं, जो हर बार आता है। ठीक है, देखो क्या पॉइंट है, वेपराइजेशन और इवेपोरेशन। आधे बच्चों को लगता है कि ये सेम है। ठीक है, वेपोराइजेशन और इवेपोरेशन सेम होता है, ऐसा नहीं है। वेपोराइजेशन और इवेपोरेशन अलग अलग होते हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कैसे। देखो, वेपोराइजेशन जो होता है वो एक फिक्स्ड पॉइंट पे होता है। क्या होता है, एक फिक्स्ड पॉइंट पे होता है, दैट इज बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, एंड द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ वाटर इज डिपेंड अपॉन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि जो वेपराइजेशन होता है, देखो मैं एक चीज आपको दिखाता हूं। कोई हमने वाटर लिया, आप सब जानते हैं कि 0 डिग्री सेल्सियस जो होता है उसका फ्रीजिंग पॉइंट होता है। क्या होता है, फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, और 100 डिग्री सेल्सियस होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट। क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट। अब देखो, जब हम 100 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा उसे उबालना शुरू करते हैं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, वेपर में।
किस में कन्वर्ट हो जाता है, वेपर में। ठीक है, तो जब उसका टेम्परेचर 100 से ऊपर नहीं बढ़ा सकते, उसके ऊपर अपने आप वाटर जो होगा वो वेपर में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर हम उसे किसी चीज़ के अंदर ढक के रख दें या कुछ रख दें तो वो अलग कंडीशन है, उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन अगर आप अभी हम एक छोटे से बात करें कि वेपर स्टेट क्या होती है, वो 100 डिग्री सेल्सियस के बाद शुरू होती है, जो होती है बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो मैंने आपको अभी यही सिखाया कि जो वेपराइजेशन होता है वो कब स्टार्ट होता है, एक फिक्स्ड पॉइंट पर स्टार्ट होता है। उस फिक्स्ड पॉइंट का नाम होता है बॉइलिंग पॉइंट। क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट, और जो डिपेंड करता है किस पे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। चलो, अब हमने ये तो देख लिया कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, और जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो डिपेंड कैसे करता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वो भी देख लेते हैं। देखो, आपने एक क्वेश्चन बहुत सुना होगा कि जब हम पहाड़ों पे चले जाते हैं तो वहाँ पे हमारा प्रेशर कम हो जाता है, तो हमारा बॉइलिंग पॉइंट वहाँ पे कम हो जाता है, हमारी सब्जी पक नहीं पाती। वो सब इसी पे डिपेंड करता है। ठीक है, कैसे, देखो, जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो डिपेंड करता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे डिपेंड करता है, ये मान लीजिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनली होता है। अब देखो, हम पहाड़ की चोटी पे जाते हैं, अगर हम पहाड़ों पे ऊपर चढ़ने लगे तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे प्रेशर डिक्रीज होने लगता है। क्या होने लगता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज होने लगता है। ठीक है, जिसकी वजह से, अब अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज हो रहा है तो क्या हो रहा है, बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज हो रहा है। समझ रहे हो, तो जब प्रेशर डिक्रीज होगा तो बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होगा, अगर प्रेशर बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, और अगर बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा तो वाटर की जो वेपर स्टेट होगी, जो इवेपोरेशन होगा, वो किस पे डिपेंड करेगा, बॉइलिंग पॉइंट पे डिपेंड करेगा। तो अगर बॉइलिंग पॉइंट एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे डिपेंड कर रहा है तो बस, जो हमारा तुम्हारा इवेपोरेशन है वो भी तुम्हारा किस पे डिपेंड करेगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे डिपेंड करेगा। ठीक है, तो एक बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन आया था ये वाला, कि भाई वेपोराइजेशन जो होता है वो फिक्स पॉइंट पे डिपेंड करता है। कौन से फिक्स पॉइंट पे, बॉइलिंग पॉइंट पे, मेल्टिंग पॉइंट पे, कौन से पॉइंट पे डिपेंड करता है, तो वेपोरेशन डिपेंड करता है बॉइलिंग पॉइंट पे, और जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो किस पे डिपेंड करता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं किसकी, इवेपोरेशन की। देखो, इवेपोरेशन जो होता है वो किसी भी टेम्परेचर पे शुरू हो जाता है। ठीक है, उसका कोई फिक्स पॉइंट नहीं है कि भाई वो उस पे शुरू होगा या फिर वो 30 पे, मतलब वो 100 पे शुरू होगा। ठीक है, उसका कोई ऐसा फिक्स पॉइंट नहीं है, वो किसी भी टेम्परेचर पे शुरू हो सकता है। ठीक है, अकर एट एनी टेम्परेचर, लेकिन किस पे नहीं, बॉइलिंग पॉइंट पे नहीं, एक्सेप्ट बॉइलिंग पॉइंट। इट इज अ सुपरफिशियल फिनोमेना, दैट इज लेयर फिनोमेना। ठीक है, ये भी क्वेश्चन मैंने कहीं देखा था शायद। ठीक है, ये शायद एनटीपीसी का था शायद, ये एनटीपीसी का क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये फिनोमेना कैसा फिनोमेना है, लेयर फिनोमेना होता है। लेयर फिनोमेना कैसे कहते हैं, देखो, इवापोरेशन में होता क्या है, सपोज करो ये हमारे पास वाटर है। ठीक है, ये वाटर की लेयर्स हैं, ये ऊपर की लेयर, दूसरी लेयर, तीसरी लेयर, जैसे बाल्टी में होता है ना, बाल्टी में पानी भरा होता है, तो हम उसे एक लेयर में कन्वर्ट कर लेते हैं, ये ऐसी ऐसी लेयर है। ठीक है, अब हमने उसे हीट करना शुरू करा, ऐसे नीचे से, तो जो नीचे का जो पानी होगा सबसे पहले वो गर्म होगा, फिर ये गर्म होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, ऐसा करके। तो जो नीचे का पानी होता है ना, नीचे का जो पानी होता है, जब वो गर्म होके हल्का होने लगता है तो हल्का होके वो ऊपर चला जाता है, ऐसे करके, और जो भारी होता है वो नीचे आ जाता है। ठीक है, अभी नई लेयर नीचे आ गई और जो हल्की वाली लेयर थी वो ऊपर पहुंच गई। ठीक है, ऐसी फिर ये हल्की होगी, ये ऊपर चली जाएगी, ये नीचे आ जाएगा। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, लेयर फिनोमिना। क्या कहते हैं इसे, लेयर फिनोमेना। ठीक है, तो इवेपोरेशन क्या हो गया, अकर एट एनी टेम्परेचर एक्सेप्ट बॉइलिंग पॉइंट, इट इज अ सुपरफिशियल फिनोमेना, दैट इज लेयर फिनोमेना। समझे। ठीक है, अब देखो, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये रेलवे में भी आ चुका है। ठीक है, ये तुम्हारा एसएससी में भी आ चुका है, एसएससी के सारे एग्जाम में, एक्चुअली सीजीएल में भी आ चुका है, सीएचएसएल में भी आ चुका है। ठीक है, मेरे सामने एक बार ये वाला क्वेश्चन है सीजीएल में। ठीक है, आगे देखते हैं इसमें क्या दे रखा है, रेट ऑफ इवेपोरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है, ये वाला जो साइन होता है ना आपका, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के जो सामने डिजिट लिखी होती है वो वाला। रेट ऑफ इवेपोरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, स्पीड ऑफ एयर एंड सरफेस एरिया। ठीक है, एंड रेट ऑफ इवेपोरेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ह्यूमिडिटी। ठीक है, अब हम इसे जरा समझ लेते हैं। ठीक है, देखो, जो रेट ऑफ इवेपोरेशन होता है, ठीक है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन का साइन होता है। ठीक है, ये किस पे डिपेंड करता है, ये टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। ठीक है, ये सरफेस एरिया पे डिपेंड करता है। ठीक है, ये स्पीड पे डिपेंड करता है, स्पीड ऑफ एयर पे। ठीक है, अब मुझे क्या बताओ, अगर ये टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ेगा,
ऑब्वियस सी बात है। अगर सरफेस एरिया का मतलब होता है अगर ये छोटा सा एरिया है तो उसका इवेपोरेशन कम होगा, अगर ये और बड़ा एरिया होगा तो इसका रेट ऑफ इवेपोरेशन ज़्यादा होगा, अगर ये और बड़ा होगा तो ये रेट ऑफ इवेपोरेशन और ज़्यादा होगा। तो सरफेस एरिया पे भी डिपेंड कर रहा है। ठीक है, जितनी स्पीड होगी एयर की उतना इवेपोरेशन ज़्यादा होगा। अब देखते हैं कहाँ पे डिपेंड नहीं करता, जो रेट ऑफ इवेपोरेशन है, जो रेट ऑफ इवेपोरेशन है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, ह्यूमिडिटी के। ये क्वेश्चन इतनी बार आया हुआ है कि वो सारे ऑप्शन दे देगा और ये पूछ लेगा कि इनमें से कौन सा सही है। ठीक है, वो दे देगा कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है, सरफेस एरिया है, स्पीड ऑफ एयर है, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू या फिर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ह्यूमिडिटी है, वो ये पूछ लेगा। ठीक है, ऐसे करके क्वेश्चन आता है एग्जाम में। ठीक है, तो रेट ऑफ इवेपोरेशन किस पे डिपेंड नहीं करता, इनवर्सली करता है, बल्कि ह्यूमिडिटी पे। इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है, इनवर्सली का मतलब क्या होता है, अगर ह्यूमिडिटी बढ़ रही है तो रेट ऑफ इवेपोरेशन घट जाएगा। ठीक है, इसे कहते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, अगर ह्यूमिडिटी बढ़ रही है तो रेट ऑफ इवेपोरेशन घट जाएगा, अगर ह्यूमिडिटी घट रही है तो रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये लाइन इतनी इंपॉर्टेंट है, ये वाली जो लाइन, दोनों लाइन है, ये बहुत सारे एग्जाम में हर बार आती है। ठीक है, आप यकीन नहीं करोगे कि अभी जो 2019 में जो सॉरी 19 में कह रहा हूँ, जो ग्रुप डी का एग्जाम हुआ था, जो फरवरी में होता शायद, जो फरवरी में ग्रुप डी का एग्जाम हुआ था, उसमें मैंने क्वेश्चन सेकंड नंबर पे देखा था साइंस के। जीएस का जो पार्ट आया था उसमें सेकंड नंबर पे ये क्वेश्चन रखा हुआ था, और ये आया था चूज विच इज रॉन्ग, मतलब जो स्टेटमेंट आती है जो कौन से स्टेटमेंट इनमें से गलत है। ठीक है, तो ये करके ऐसे करके क्वेश्चन आया था ये वाला। ठीक है, तो आपको स्टेटमेंट वाइज भी क्वेश्चन मिलेंगे, तो स्टेटमेंट वाइज उसे अच्छा रखिए, जैसे ये भी स्टेटमेंट से क्वेश्चन बन सकता है, ये भी बन सकता है। ठीक है, ये भी बन सकता है, ये भी बन सकता है। ठीक है, स्टेटमेंट से क्वेश्चन हमेशा बनते हैं। ओके, तो अब हम ऐसी बात करने जा रहे हैं जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है अब तक का, वो है टेम्परेचर स्केल्स। ठीक है, तो हमने देखा कि जो टेम्परेचर स्केल्स हैं वो कितने होते हैं, वो चार होते हैं। ठीक है, चार होते हैं टेम्परेचर स्केल्स, जो हमारे एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले कौन सा होता है, सबसे पहला होता है सेल्सियस स्केल। सेल्सियस स्केल। ठीक है, इसे कैसे डिनोट करते हैं, इसे करते हैं डिग्री सेल्सियस। डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इसमें हम हमें क्या याद करना है, देखो स्केल्स में सिर्फ हमें याद करना है कि उनकी रेंजेस क्या है, कि फ्रीजिंग पॉइंट क्या है और स्टीम पॉइंट क्या है। ठीक है, उनकी कन्वर्जेंस और उनका फॉर्मूला याद करना है। ठीक है, बस ये तीन चीज हमें याद करनी होती है ताकि हम इनकी हेल्प से अपने क्वेश्चन सोल्व कर सके। ठीक है, जैसे मैं आपको हर स्केल में एक चीज बताऊंगा। ठीक है, बल्कि दो चीज बताऊंगा, पहला बताऊंगा फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, दूसरा बताऊंगा स्टीम पॉइंट क्या है। ठीक है, और तीसरा बताऊंगा उसका फॉर्मूला क्या है। ठीक है, वो बनता कैसे है। अगर देखिए, अगर आपने फॉर्मूला बनाना सीख लिया ना, अगर आपने फॉर्मूला बनाना सीख लिया तो अगर बाई चांस आपको सिर्फ उनकी रेंजेस याद हैं, हर स्केल की रेंज याद है आपको कि भाई ये 0 से 100 होता है। ठीक है, वो वाला 273 से 373 तक होता है, लेकिन आपको फॉर्मूला याद नहीं आ रहा, तो आप उनसे फॉर्मूला बना सकते हैं। अगर आपको रेंजेस याद आ रही है तो मैं बताऊंगा कैसे फॉर्मूला बनाते हैं, ताकि आप 1 मिनट में वहां फॉर्मूला बना लें और अपना क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। देखो, अब अगर मैं सेल्सियस स्केल की बात करूं, तो सेल्सियस स्केल में हम हर कोई जानता है कि सेल्सियस स्केल में जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है, जो इसका फ्रीजिंग पॉइंट होता है, ठीक है, वो होता है 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और जो इसका स्टीम पॉइंट होता है, कौन सा होता है, स्टीम पॉइंट, वो होता है 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, वो होता है 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और अगर मैं पूछने लगूं कि इसे डिजाइन किसने किया था, ये एक जस्ट एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, डिजाइन किसने किया था, डिजाइन किया था इसे एंडर्स, एंडर्स सेल्सियस ने। ठीक है, ये एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, आप याद कर सकते हैं, क्या पता कभी क्वेश्चंस में पूछ ले कि भाई ये किसने डिजाइन किया था, ऐसे करके। ठीक है, तो आपको ये चीज याद रखनी है कि फ्रीजिंग पॉइंट इसका कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस। फ्रीजिंग पॉइंट कह सकते हैं कि मिनिमम टेम्परेचर जो इस स्केल पे होता है, और जो मैक्सिमम होता है वो होता है स्टीम पॉइंट। ठीक है, ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस, और डिजाइन किसने किया था, एंडर्स सेल्सियस ने। ठीक है, अगला चलते हैं, अगले पे कौन सा है हमारे पास, फ़ारेनहाइट स्केल। ठीक है, फ़ारेनहाइट स्केल को ऐसे दिखाता है डिग्री से। ठीक है, और इसकी स्पेलिंग क्या होती है, FAHRENHEIT।
फ़ारेनहाइट स्केल। ठीक है, फ़ारेनहाइट स्केल की बात कर लेते हैं। तो उसका जो स्टीम पॉइंट होता है, ठीक है, आइस पॉइंट की बात करें, आइस पॉइंट या मिनिमम पॉइंट की बात करें, तो वो होता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, और अगर हम इसकी स्टीम पॉइंट की बात करें, वो होता है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। कितना होता है? 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, तो ये दोनों इंपॉर्टेंट चीज़ हो गई, वो 32, ये 212। ठीक है, आप अभी तो मैं अलग अलग लिखवा रहा हूँ, आप अपनी नोट्स में जब बनाएंगे तो इसे अलग अलग लिख लीजिए, लेकिन जब मैं चारों को लिखा दूंगा तो उसके बाद मैं एक स्केल बना के दिखाऊंगा चारों का, 1 2 3 4 ऐसे करके साइड वाइज, ताकि वो आपके दिमाग में बैठ जाए, और उससे मैं फॉर्मूला ड्राइव करूंगा ताकि वो हमेशा आपको याद रहे। ठीक है, तो इसकी भी डिस्कवरी किसने की थी? इसकी डिस्कवरी की थी गैब्रियल ने, गैब्रियल फ़ारेनहाइट ने। ठीक है, किसने की थी इसकी डिस्कवरी? इसकी डिस्कवरी की थी गैब्रियल फ़ारेनहाइट ने। अगर हम आगे चल लेते हैं, तो आगे क्या है? आगे चलते हैं, आगे है केल्विन स्केल। थर्ड स्केल कौन सा है मेरे पास? केल्विन स्केल, केल्विन स्केल। ठीक है, इसे हम डिनोट करते हैं के से। देखो, अब मैं इसकी एक खास बात बताता हूँ आपको। ठीक है, जो हर बार आता है, इन चार स्केल में से ओनली केल्विन स्केल ही एक ऐसा स्केल है जिसमें वैल्यू जो होती हैं वो कभी नेगेटिव नहीं जाती। ठीक है, केल्विन स्केल जो इसका टेम्परेचर होता है, केल्विन स्केल टेम्परेचर कैन नेवर बी नेगेटिव, नेवर बी नेगेटिव। ठीक है, आप इसमें ही नोट्स में एक चीज और लिख सकते हैं कि जो लोवेस्ट पॉसिबल टेम्परेचर जो हम अचीव कर सकते हैं वो है 0 डिग्री केल्विन, इज इक्वल टू -273 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हर बार एग्जाम में आता है। ठीक है, लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर जो हम अचीव कर सकते हैं वो है 0 डिग्री केल्विन। ठीक है, या तो ऑप्शन में होगा 0 डिग्री केल्विन, या फिर ऑप्शन में होगा -273 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना, जो केल्विन स्केल होता है वो कैन नेवर बी नेगेटिव, नेवर बी नेगेटिव, और दूसरा कि लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर अचीव वो क्या था? 0 डिग्री केल्विन इज इक्वल टू -273 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इस टेम्परेचर पे क्या होता है? इस टेम्परेचर पे जो सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं, भाई अगर हमने किसी चीज को जमा दिया, ठीक है, किसी चीज को फ्रीज कर दिया, तो क्या होगा? उसके जो सारे मॉलिक्यूल्स होंगे वो क्या होंगे? जम जाएंगे, वो मूव ही नहीं करेंगे। ठीक है, अब हमने देखा कि लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर अचीव हो गया। अगर अब लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर अचीव हो गया तो उसके जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो क्या होंगे? वो स्टेबल हो जाएंगे। इसका मतलब जो मॉलिक्यूल्स है वो फ्रीज हो जाएंगे। ठीक है, मॉलिक्यूल्स क्या होंगे? फ्रीज होंगे। अगर फ्रीज हो गए तो उसकी जो एंट्रोपी होगी, क्या होगी? एंट्रोपी। अब आप कहेंगे एंट्रोपी क्या होता है? एंट्रोपी हो जाएगी जीरो। अभी बताता हूँ क्या होता है एंट्रोपी। ठीक है, देखो, इंट्रोपी को अभी तो आप ऐसे पढ़ लीजिए कि इंट्रोपी होता है डिसऑर्डरनेस, डिसऑर्डरनेस। ठीक है, इंट्रोपी क्या होता है? डिसऑर्डरनेस। ठीक है, आगे देखते हैं। जो इंट्रोपी है उसका मतलब होता है मतलब मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स। देखो, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स का मतलब हो गया कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक ऐसे तो होगा नहीं कि एक ही लाइन में चल रहे हैं। ठीक है, वो डिसऑर्डरली होते हैं, मतलब एक मॉलिक्यूल्स कहीं जाता है, एक मॉलिक्यूल्स कहीं जा रहा है। ठीक है, अब अगर हमने किसी भी मटेरियल को फ्रीज कर दिया, फ्रीज कर दिया, फ्रीज से क्या होगा? मॉलिक्यूल्स जो होंगे वो फ्रीज हो जाएंगे, उनकी जो मूवमेंट है वो फ्रीज हो जाएगी।
अगर मूवमेंट फ्रीज हो गई तो जो इंट्रोपी है वो क्या हो जाएगी, 0। ठीक है, तो इससे हम क्या कर सकते हैं, इससे हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि 0 डिग्री केल्विन पे या फिर -273 डिग्री सेल्सियस पे हमारे जो मॉलिक्यूल्स हैं वो फ्रीज हो जाते हैं, एंड एंट्रोपी जो होती है वो 0 हो जाती है। ठीक है, एंट्रोपी 0 एंड मॉलिक्यूल्स फ्रीज हो जाते हैं। अब आगे देखिए, अब हम बात करते हैं किसकी, केल्विन स्केल के मिनिमम टेम्परेचर की, या फिर इसे कह सकते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है, फ्रीजिंग पॉइंट होता है 273 डिग्री सेल्सियस, कैल्विन, सॉरी 273 डिग्री कैल्विन। ठीक है, और जो उसका मैक्सिमम टेम्परेचर होता है जिसे हम स्टीम पॉइंट कहते हैं, वो है 373 डिग्री सेल्सियस कैल्विन, 373 कैल्विन। ठीक है, ये पता चल गया, ये पता चल गया। ठीक है, उसके बाद हमने ये भी देख लिया कि कैल्विन के इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, ये रहा, ओनली कैल्विन स्केल कैन नेवर बी नेगेटिव। लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर इस यूनिवर्स में, इस अर्थ पे लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर जो हम अचीव कर सकते हैं वो है 0 डिग्री केल्विन इज इक्वल टू -273 डिग्री सेल्सियस। ये बहुत बार आ चुका है एग्जाम में, प्लीज इसका ध्यान देना। ठीक है, इस टेम्परेचर में मॉलिक्यूल फ्रीज हो जाते हैं और एंट्रोपी हो जाती है 0। एंट्रोपी क्या होता है, डिसऑर्डरनेस। ठीक है, क्या होता है एंट्रोपी, डिसऑर्डरनेस। ठीक है, फिर हमने पढ़ा कि जो हाँ, हमने एंट्रोपी के बारे में पढ़ लिया, और इसमें क्या पढ़ा हमने, कैल्विन स्केल के बारे में, क्या मिनिमम टेम्परेचर कितना होता है 273 डिग्री सेल्सियस, मैक्सिमम टेम्परेचर कितना होता है 373 कैल्विन। ठीक है, अब आगे चलते हैं, जो हमारा अब फोर्थ स्केल है, फोर्थ स्केल का नाम है रेमर स्केल। जो फोर्थ स्केल का नाम है क्या, रेमर स्केल। ठीक है, REAUMUR, रेमर स्केल। ठीक है, और इसे हम डिनोट करते हैं, ये आर से कर लेते हैं, वैसे तो मैंने काफी जगह आई देखा है, रीमर स्केल को आर से डिनोट कर लेते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें जो इसका आइस पॉइंट होता है, इसमें वैसे ज्यादा कुछ होता नहीं है। रीमर और रैंकाइन स्केल जो लास्ट के दो स्केल हैं, फोर्थ और फिफ्थ पॉइंट में जो मैं पढ़ाऊंगा, रीमर स्केल और रैंकाइन स्केल में सिर्फ कन्वर्जन ही पूछी जाती है, इसके कोई ऐसा एक्स्ट्रा कुछ फंक्शन नहीं है या फिर कुछ मैं एक्स्ट्रा इसमें बताऊं, क्योंकि इसमें आज तक क्वेश्चन आया नहीं है। हाँ, लेकिन हाँ, फॉर्मूले पे जो कन्वर्जन वाले क्वेश्चन आते हैं कि भाई अगर ये 30 डिग्री सेल्सियस है तो इसे बताओ रिमर स्केल में कितने उस पर जाएगा, तो वो तो आते हैं, लेकिन वैसा कोई क्वेश्चन नहीं बनता। तो मैं इसको बता देता हूँ कि आइस पॉइंट जो होता है वो होता है 0 डिग्री रीमर। ठीक है, और मैं अगर इसकी स्टीम पॉइंट की बात करूं, स्टीम पॉइंट की बात करूं तो वो होता है 80 R, 80 र्यूमर। ठीक है, 0 र्यूमर और 80 र्यूमर। अगला बात कर लेते हैं हम किसकी, रैंकाइन की, रैंकाइन स्केल की बात कर लेते हैं। ठीक है, देखो एक चीज का ध्यान रखना, कंफ्यूज मत कर देना, र्यूमर स्केल आर से डिनोट किया गया है, रैंकाइन स्केल आर ए से डिनोट किया गया है। इससे आप कर सकते हैं आर ए, रैंकाइन की स्पेलिंग आर ए से शुरू होती है, तो इसे याद करने का तरीका यही है, रैंकाइन आर ए। ठीक है, ओके, तो हम इसका आइस पॉइंट, ठीक है, और इसका स्टीम पॉइंट, ठीक है, इसका आइस पॉइंट होता है 491। वैसे पॉइंट में काफी कुछ जाता है, जैसे 490 पॉइंट कुछ 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 कुछ। ठीक है, तो हम उसे इतना लेते नहीं है। ठीक है, 491 पॉइंट मतलब 89 कुछ करके रहता है, तो हम उसे अप्रोक्सीमेट 492 ले लेते हैं। ठीक है, क्या लेते हैं, 492। और जो इसका स्टीम पॉइंट होता है, स्टीम पॉइंट होता है इसका 672 आ रही, 672 आ रही। ठीक है, 492 और 672 आ रही। ठीक है, तो हम ये वाली वैल्यू लेके चलते हैं, आप पॉइंट वाली वैल्यू मत लेना, आप 672 लेना और 492 लेना, इसकी 80 आ, इसकी 0 आ। ठीक है, तो ये हमारे स्केल्स हो गए। ठीक है, कौन कौन से स्केल हो गए, सेल्सियस स्केल हो गया, फ़ारेनहाइट स्केल हो गया, केल्विन स्केल हो गया, उसके बाद र्यूमर स्केल हो गया और रैंकाइन स्केल हो गया। ठीक है, ये चारों स्केल है। अब जरा मैं आपको इन स्केल को साइड वाइज बना के दिखाता हूं ताकि आपको लर्न करने में कोई प्रॉब्लम ना हो।
मैंने भी अपना जो स्केल थे, ताकि मैं भूल ना जाऊं, अभी तो मैंने इनकी डेफिनेशन लिखाई है, किसने इन्हें डिस्कवर किया, स्टीम पॉइंट, आइस पॉइंट क्या है, ठीक है, वो सब तो ठीक है। लेकिन अगर आपको इन्हें याद करना है तो आप क्या करिए, आप अपना नोट्स लीजिए, उस पर ऐसे करके बनाइए। ठीक है, आपने बना लिया। इस पे लिखता हूं मैं क्या, 0 डिग्री सेल्सियस, और यहां पे क्या आता हूं, 100 डिग्री सेल्सियस। ये मेरा कौन से पॉइंट है, ये मेरे स्टीम पॉइंट है, ये मेरे फ्रीजिंग पॉइंट है, सॉरी, ये मेरे क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट। और ये सब क्या है मेरे, ये सब है मेरे स्टीम पॉइंट। स्टीम पॉइंट ये वाले, ये मेरे सारे स्टीम पॉइंट हैं, और ये सारे मेरे फ्रीजिंग पॉइंट हैं। ठीक है, देखो, अब हमने देखा 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस। अब नेक्स्ट देख लेते हैं हम कैल्विन स्केल, 273 केल्विन से 373 केल्विन। ठीक है, अगला देख लेते हैं 32 डिग्री फ़ारेनहाइट से 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। यही था ना, कि भाई फ्रीजिंग पॉइंट ये, स्टीम पॉइंट ये, 273, 373, 0 और 100। ठीक है, उसके बाद जो हमने देखा था र्यूमर स्केल, 0 से 80। ठीक है, ये र्यूमर स्केल था। ठीक है, और अगर हम रैंकाइन की बात करें तो रैंकाइन में था 492, और ये कितना था, 672। ठीक है, ये है रैंकाइन। ठीक है, आपने ये बना लिया। अगर आप इसे ऐसे बना लोगे ना, तो आपको थोड़ी सहूलियत से मिल जाएगी लर्न करने की। भाई 0 से 100, 273, 373, 32 से 212, 0 से 80, 492 से 672। अब आप कहोगे सर इसका फ़ायदा क्या है, इसका फ़ायदा ये है कि ऐसे लाइन वाइज पढ़ने से अच्छा है कि आप इसे चारों को एक साथ बनाएं, ताकि आपको सबके फ्रीजिंग पॉइंट और सबके स्टीम पॉइंट एक साथ दिखते रहे, ताकि आपके वो दिमाग में बैठ जाए कि 0 से 100 था, फिर उसके बाद 0 से 80 था, 32 से 212 था, 273 था, 492 से 672 था, ताकि वो आपके दिमाग में बैठ जाए। ठीक है, अब देखिए, अब हम बनाने सीख रहे हैं फॉर्मूला। ठीक है, फॉर्मूला बनाने सीख रहे हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं किसका, डिग्री सेल्सियस का। हम क्या लिखेंगे सब जगह, हम लिख लेते हैं पहले डिग्री सेल्सियस, केल्विन, फ़ारेनहाइट, रीनियर, रैंकाइन। ठीक है, अब मुझे एक बात बताइए, इनके बीच में डिफरेंस कितना है, 0 से 100 के बीच में डिफरेंस कितना है, डिफरेंस है 100 डिग्री सेल्सियस का। यहां पे डिफरेंस कितना है, 100 का। ठीक है, यहां पे डिफरेंस कितना है, 180 का। यहां पे डिफरेंस कितना है, 80 का। यहां पे डिफरेंस कितना है, 180 का, है ना। अब देखो, जो डिफरेंस होता है वो सब नीचे लिखते हैं। ठीक है, जो डिफरेंस होता है वो सब नीचे लिखते हैं। कहां पे लिखते हैं, नीचे लिखते हैं। ठीक है, मैं जरा इसे वो कर लेता हूं। ओके, ठीक है, तो यहां पे लिखते हैं ऐसे। तो डिफरेंस जो होता है वो हम इसे नीचे लिखते हैं। क्या क्या लिखते हैं, देखो, इसका डिफरेंस कितना था, 100। इसका डिफरेंस कितना था, 100। इसका डिफरेंस कितना था, 180। इसका डिफरेंस कितना था, 80। इसका डिफरेंस कितना था, 180। ठीक है, उसके बाद हम माइनस करते हैं। ठीक है, और इस जगह पे, इस जगह पे, यहां पे सब जगह माइनस लगा दो। ठीक है, और इस माइनस के बाद लिखते हैं हम ये वाला स्टीम पॉइंट। कौन सा लिखते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट। क्या लिखते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, क्या लिखते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट। जैसे इसका फ्रीजिंग पॉइंट कितना है, 0। इसका फ्रीजिंग पॉइंट कितना है, 273। इसका फ्रीजिंग पॉइंट कितना है, 32। इसका फ्रीजिंग पॉइंट कितना है, 0। इसका फ्रीजिंग पॉइंट कितना है, 492। बन गया फॉर्मूला। यही तो आप फॉर्मूले पढ़ते हैं। ठीक है, यही तो आप फॉर्मूले पढ़ते हैं, और ये सब क्या होते हैं, इक्वल होते हैं।
क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ओके, हम इन्हें फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। क्या होता है, देखो, जो स्टीम पॉइंट होते हैं, ठीक है, वो ऊपर लिखे जाते हैं, जो फ्रीजिंग पॉइंट होते हैं वो नीचे लिखे जाते हैं। अगर हम डिग्री सेल्सियस की बात करें तो 0 डिग्री सेल्सियस फ्रीजिंग पॉइंट होता है, स्टीम पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस। अगर हम केल्विन की बात करें 273 केल्विन जो होता है फ्रीजिंग पॉइंट होता है, स्टीम पॉइंट होता है 373 केल्विन। अगर हम बात करें फ़ारेनहाइट की तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है और 212 डिग्री फ़ारेनहाइट स्टीम पॉइंट होता है। अगर हम रिंग उसकी रेमर की बात करें तो 0 डिग्री होता है, 0 आर होता है, जो हमारा फ्रीजिंग पॉइंट होता है, और 80 आर होता है इसका स्टीम पॉइंट। अगर हम बात करें किसकी उसकी रैंकाइन की, तो रैंकाइन में लोएस्ट टेम्परेचर होता है 492 रैंकाइन और हाईएस्ट टेम्परेचर होता है 672 रैंकाइन। ठीक है, इनके बीच में डिफरेंस कितना है, 100 का, इसके बीच में 100 का, इसके बीच में 180 का, इसके बीच में 80 का, इसके बीच में 180 का। ठीक है, देखो भाई 212 में से 32 180, 80 में से 0 80, 670 में से 492 180, 373 में 273 गए 100, 100 में से 0 गए 100। ठीक है, अब क्या करना है, सबसे पहले लिख लेना है क्या, सिंबल्स। भाई डिग्री सेल्सियस, डिग्री केल्विन, डिग्री फ़ारेनहाइट, यहाँ पे रैंकाइन, यहाँ पे रेमर। ठीक है, नीचे जो होता है वो इनका डिफरेंस लिखा है, तो जो मैंने डिफरेंस यहाँ पे लिखे हैं, ये डिफरेंस, ये डिफरेंस, ये लिखा जाता है नीचे। ठीक है, और उसके माइनस के बाद लिखा जाता है इनका टेम्परेचर, जो कौन से वाला होता है, फ्रीजिंग पॉइंट वाला। तो C-0, 0 इसका फ्रीजिंग पॉइंट था, K-273 ये इसका फ्रीजिंग पॉइंट था, F-32 ये इसका फ्रीजिंग पॉइंट था 32, 0 ये इसका फ्रीजिंग पॉइंट था, और RA-492 इसका फ्रीजिंग पॉइंट था। ठीक है, तो ये हमारे फॉर्मूले बन गए, समझे आप? ओके, तो अब हम लास्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, जो काफ़ी क्वेश्चन वैसे तो आते हैं इससे। कौन कौन से, देखो, जो -40 डिग्री सेल्सियस होता है, कौन सा होता है, -40 डिग्री सेल्सियस एंड -40 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, या तो इसे कह लो या फिर इसे कह लो। एट दिस टेम्परेचर, both scale, that is Celsius scale and Fahrenheit scale, show same value। किस पे, -40 डिग्री पे, किस पे, -40 डिग्री पे। ठीक है, तो किस पे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला, -40 डिग्री पे। जो सेल्सियस है, डिग्री सेल्सियस, और जो डिग्री फ़ारेनहाइट है वो इक्वल है। ठीक है, ये हर एग्जाम में आ चुका है, ये रेलवे में ये आ चुका है, सीजीएल में ये आ चुका है। ठीक है, कोई सा एग्जाम नहीं जिसमें ये ना है, ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, ठीक है, उसके बाद हम बात कर लेते हैं किसकी, कि भाई हमने देखा था जो डिग्री सेल्सियस होता है उसका पॉइंट होता है 0 और ये होता है 100 डिग्री सेल्सियस। और जो हमारा केल्विन होता है उसका होता है 273 एंड 373 डिग्री केल्विन। ठीक है, अब देखिए मुझे एक बात बताइए, अगर मैं सिर्फ मेल्टिंग पॉइंट की बात करूं, ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, जिस पे जो आइस होती है वो मेल्ट होना शुरू कर दे। ठीक है, जो मेल्ट होना शुरू कर दे, और वो टेम्परेचर क्या है जिस पर आइस मेल्ट होना शुरू कर दे, वो है 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, जो कि इक्वल होती है 273 डिग्री केल्विन के। ठीक है, इसे कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, उसके बाद क्या कहते हैं, अगर स्टैटिक की बात करें तो स्टैटिक जी के जैसे कह लेते हैं कि इसमें से एक क्वेश्चन बनता है कि जो नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर होता है, नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर होता है वो कितना होता है, वो होता है 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अगर इसे हम उसमें कन्वर्ट करेंगे किसमें, फ़ारेनहाइट में, तो वो होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, और अगर इसे हम इसमें कन्वर्ट करेंगे किसमें, केल्विन में, तो वो होता है 310 केल्विन।
98.6, 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर इतना होता है। ठीक है, ये बहुत एग्जाम में आ चुका है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। और ये भी बहुत एग्जाम में आ चुका है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, ऊपर वाला जो है। ठीक है, ओके। तो आज हमने क्या पढ़ लिया? आज हमने पढ़ लिया हीट के बारे में, आज हमने पढ़ लिया टेम्परेचर्स के बारे में, टेम्परेचर क्या होता है, कहाँ कैसे हीट फ्लो करती है। ठीक है, हीट के बारे में पढ़ लिया, हीट की यूनिट क्या होती है, हीट की डेफिनेशन क्या है। ठीक है, टेम्परेचर स्केल के बारे में पढ़ लिया। ठीक है, टेम्परेचर स्केल्स में कितने तरीके के स्केल होते हैं? डिग्री सेल्सियस स्केल होता है, केल्विन स्केल होता है, फ़ारेनहाइट स्केल होता है, रैंकाइन स्केल होता है, र्यूमर स्केल होता है। ठीक है, हमने इन चारों स्केल्स के बारे में पढ़ लिया। ठीक है, अब हमने इनके फॉर्मूलेस देख लिए। ठीक है, अब जो नेक्स्ट वीडियो होगी ना, नेक्स्ट वीडियो, ठीक है, उसमें हम कन्वर्जन करना सीखेंगे। कन्वर्जन करेंगे कि डिग्री जो सेल्सियस होती है उसे केल्विन में, केल्विन को फ़ारेनहाइट में, फ़ारेनहाइट को रैंकाइन में, या फिर र्यूमर में। ठीक है, उसमें कन्वर्ट करना सीखेंगे। और जो आगे का जो टॉपिक है उसे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो बाकी मैं इसमें अपना पूरा 100% दूंगा फिजिक्स में, ताकि जो आपका जो आगे का जो एग्ज़ाम है, चाहे वो एलपी हो, चाहे वो टेक्नीशियन हो, चाहे वो एसएससी हो, या कोई भी एग्ज़ाम हो, ठीक है, उसमें आपका फिजिक्स का, देखो मैं ये नहीं कह सकता कि मैं 100% की गारंटी ले सकता हूँ कि भाई 100% आप क्वेश्चन करके आएंगे, लेकिन हाँ, मैं इतना कह सकता हूँ कि अगर आप मुझसे पढ़ेंगे तो 95% से 98% क्वेश्चन बिल्कुल सही करके आएंगे। ठीक है, ओके। तो इसी के साथ हम कल मिलते हैं। कल मैं मैथ्स का जो हमने परसेंटेज का बेसिक पढ़ लिया है उससे आगे मैं कल पढ़ाना शुरू करूँगा। बाकी आपको अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।